उपस्थित प्रेस वार्ताला सर्व पत्रकार मित्रांचे हार्दिक स्वागत आहे। आजच्या या प्रेस वार्तेमध्ये संघकाय फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजनीय बनते प्रशीलरत्न गौतम उपस्थित आहेत। तसेच इंडो मेत्ता फाउंडेशनचे अध्यक्ष नितीन भाऊ गजभिये आणि दीक्षाभूमी एज्युकेशनल चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष रमेश भाऊ वानखेडे हे देखील उपस्थित आहेत आणि राकेश धारगावेजी पण आहेत। आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सचा जो विषय आहे तो नागपूर नगरीमध्ये जो 15, 16 आणि 17 तारखेला विश्व शांती परिषदेचे आयोजन जे होत आहे ते संघकाय फाउंडेशन, इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशन, दीक्षाभूमी चॅरिटेबल ट्रस्ट, ग्लोबल युनायटेड एज्युकेशनल अँड सोशल सोसायटी आणि शताब्दी बहुउद्देशीय संस्था व इतर संस्थांच्या संयुक्त विद्यमानाने हा कार्यक्रम पार पडणार आहे। याबाबतची सविस्तर माहिती पूजनीय बनते प्रशीलरत्न गौतम आपल्याला देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस है ये 15, 16, 17 को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं। तो इसको जो लीड कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से संघकाय फाउंडेशन है, इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशन है, दीक्षाभूमि एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्लोबल यूनाइटेड एजुकेशन ट्रस्ट और शताब्दी बहुउद्देशीय संस्था है। सब मिलकर हम लोगों ने 3 दिन का ये ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं। आप सब लोग पता है कि अभी ये जो साल है ये 135वां साल है बाबा साहेब की जयंती का, और साथ ही साथ बुद्ध जयंती का भी मंथ है। तो इस दोनों के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं। आप सब लोगों को पता है कि पूरे विश्व में अभी वॉर का एटमॉस्फेयर है और सभी लोगों के जीवन में सुख शांति आए, इसके लिए विश्व शांति परिषद का आयोजन किया गया है। फिर आप पूछेंगे कि नागपुर ही क्यों? नागपुर में बाबा साहेब ने चूज़ किया हुआ ये धम्म दीक्षा प्लेस है और हम चाहते हैं कि इससे पूरे विश्व के लिए शांति का मैसेज जाए, और इसके लिए सारे विश्व से लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ सारे धर्म और संप्रदाय से भी हम लोगों ने लोगों को इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है, और जिसकी शुरुआत 15 तारीख को सूरज भट्ट सभागृह से करेंगे विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हुए। और साथ ही साथ श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, अलग अलग देशों से भी लोग आ रहे हैं। कुछ कल्चरल ग्रुप्स भी आ रहे हैं, तो उनका भी वहाँ परफॉर्मेंस रहेगा। और 15 तारीख को, फिर 16 तारीख को हम लोगों ने सूर्य देशपांडे हॉल जो सिविल लाइन में वहाँ भिक्षुओं को हम लोग संगदाना कर रहे हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार संघों को दान देना सबसे अच्छा माना जाता है। बाबा साहेब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में 135 और उससे ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुनियों को हम लोग वहाँ संगदान करने वाले हैं। और उसके साथ साथ वहाँ मेंटल हेल्थ एंड बुद्धिज़्म एंड साइंस एंड बुद्धिज़्म इसके ऊपर भी पैनल डिस्कशंस रहेंगे। और जो इंटरफेथ के ऊपर भी हम लोग उसके ऊपर प्रोग्राम लेने वाले हैं। और 16 और 17 को इवनिंग में इंदौरा मैदान वहाँ कल्चरल ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे, जो शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक के रहेगा। 16 तारीख को हमारे आदरणीय राजेश बुरबुरे जी और उनकी जो लड़की है धनश्री बुरबुरे, और साथ में जो थाईलैंड से जो एक लेडी आई है जो फेमस सिंगर है वो, और जो श्रीलंका के कल्चरल ग्रुप्स है, थाईलैंड के कल्चरल ग्रुप्स है, वो वहाँ परफॉर्म करेंगे। 17 तारीख को भी शाम को सेम इसी तरह से वहाँ प्रोग्राम रहेगा, लेकिन उस समय अभिजीत कोसंबी वो आने वाले हैं। तो इस तरह का ये 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। और साथ ही साथ जो विदेश से जो लोग आने वाले हैं वो नज़दीक पास के जितने बुद्धिस्ट प्लेसेस है वहाँ हम लोग विजिट करेंगे और बुद्धिज़्म का भी जायजा लेंगे, यहाँ परिस्थिति क्या है। और श्रीलंका के बुद्ध शासना जो मिनिस्टर है उनके हाथ से यह प्रोग्राम का इनॉग्रेशन रहेगा। और कुछ कोरिया से और जो बड़े देश है बांग्लादेश और श्रीलंका के, वो भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने वाले हैं।
साहब ने हमें ये सद्धम्मा का मार्ग दिया हुआ है, और जो इस सद्धम्मा के मार्ग पे अगर चलेगा तो उसका कल्याण हो। कि भगवान बुद्ध का धम्मा हमें ये बताता है कि ये आदि कल्याणम है, मध्य कल्याणम है और अंततः कल्याणम है। तो इस मार्ग में मैं खुद 25 से 27 सालों से चल रहा हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को हैप्पीएस्ट मैन इस वर्ल्ड में मानता हूँ, क्योंकि उसकी फिलोसफी और उसकी जो टीचिंग्स है उसको मैंने आत्मसात किया है। जिसने सिर्फ सर्टिफिकेट पे और नाम में अगर बुद्ध लिखा है, उसने अगर उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, उसके लाइफ में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति सोमं पश्यति तमं पश्यति। जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है। तो मेरे सामने बैठा है, अगर वो धम्म और वो सिर्फ मुझे देख रहा है तो धम्म को नहीं देख रहा है। अगर उसने मुझे ना देखते हुए सिर्फ धम्म को देखा है तो उसने मुझे देखे जैसा हो जाएगा। तो ये फर्क है। भक्ति जी, मेरा बच्चे एक जो है आजकल के बच्चों के हाथों में मोबाइल है, बुद्ध धर्म की किताबें नहीं जी। है। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर क्या है, ये आज के बचपन को पता है। तो ऐसे में इस प्रोग्राम के माध्यम से और कोई संदेश आपको? मोबाइल ये कंस्ट्रक्टिव का काम भी करता है, डिस्ट्रक्टिव का काम भी करता है। जिस तरह से हमारा माइंड है, माइंड को अगर कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगे बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम हम लोग कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव काम में अगर लगाएंगे तो हम लोग अनुपम जैसा भी बना देते हैं। ये दोनों माइंड का ही कल्पना है। तो मैं चाहूँगा मोबाइल भी उसी तरह से, अगर मोबाइल पे अगर आप कुछ अच्छा टीचिंग्स अगर उनको दे देंगे। मैं सुबह से लेकर शाम तक के मोबाइल नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन मोबाइल में मैं क्या देखता हूँ, बुद्ध की टीचिंग्स मैं सुनता हूँ। जो म्यांमार के भिक्षु है, जो श्रीलंकन मंक्स, उनका मेडिटेशन में सुनता हूँ। तो इस तरह से मेरा मन शांत रहता है। और अगर वही उसी तरह से अगर मैं वहाँ कुछ गलत देखता हूँ, मन में गलत भावनाएं जा सकती है और हमारा जो माइंड है सिस्टम के काम में जा सकता है। तो पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भक्ति जी, मेरा एक सवाल है। जी। आपने बताया कि ये तो बौद्ध की धरती है, जी। भारत देश, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बुद्ध की धरती को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसे चालू है, बराबर है? आपका ओपिनियन क्या है? किसी के बोलने से ये जो राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं होगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि समता, मैत्री और करुणा का ये राष्ट्र बने। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से सम्राट अशोक ने इस राष्ट्र में राज्य किया है वो पूरे विश्व को अपने साथ में जुड़ा हुआ है। और एकमात्र जो राजा है भारत के, जो पूरे विश्व के राजा बने हुए हैं, वो सम्राट अशोक। उनकी जो टीचिंग्स है, उनका जो प्रचार प्रसार है वो होना चाहिए। क्योंकि उनके जब 14 तक अगर आप रॉक साइडिंग्स देखते हैं उसमें वो लिखते हैं कि अगर आप किसी धर्म के लोगों को अगर आप कुछ गलत कहते हैं या बुरा बोलते हैं तो सबसे पहले आप अपने धर्म की विडंबना करते हैं, ऐसा सम्राट अशोक ने बोला है। और मुझे लगता है कि बुद्ध की जो शिक्षा है वही हमें पूरे विश्व के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कि मैं फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो फॉरेन पॉलिसीज के अनुसार जो एशियन कंट्रीज है उसको सबसे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। लास्ट टाइम उन्होंने एशियन करके एक कंट्री का एक ग्रुप भी बनाया था और वो चाहते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज को साथ में ले। साथ में इसलिए भी लेना चाहते हैं क्योंकि बुद्ध का जो नाम का एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंडर में सभी कंट्रीज आ जाएंगे। राम के नाम से बिल्कुल नहीं आएंगे, कृष्ण के नाम से बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन एक अम्ब्रेला है जो बुद्ध का नाम से सभी कंट्रीज आते हैं और उसी के नाम से यूनाइटेड नेशन भी साथ में रहता है। पंडित जी, मेरा सवाल है। मुझे लगता है कि बुद्ध को अभी तक के लोगों ने समझा नहीं है, आत्मसात नहीं किया है। लेकिन हम भारत में पूरे भारत की बात नहीं कर सकते। जैसे नॉर्थ ईस्ट है और जो लेह लद्दाख है, जितनी भी बॉर्डर्स एरिया है हमारे भारत के, वहाँ बुद्ध जयंती बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। और पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन एक ऐसा एक संगठन है जो कोई जयंती सेलिब्रेट नहीं करता है, वो बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करता है। कि 2016 में मुझे भी अमेरिका जाने का मौका मिला था और इसी के उपलक्ष्य में कि उन्होंने बुद्ध जयंती का यूनाइटेड नेशन द्वारा अमेरिका में बुद्ध जयंती यूनाइटेड नेशन इन वैसाख, ऐसा उनका प्रोग्राम वो मुझे अटेंड करने का मौका मिला। तो पूरे विश्व में ये मनाते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्ध को समझा है, बुद्ध को जाना है। लेकिन भारत का एक ड्रॉबैक रहा है कि हम लोग बुद्ध को हम नहीं समझ पाए। उसमें हम सभी का दोष है, खास करके मीडिया का भी दोष है कि हमें बचपन से रामायण और महाभारत बताया गया, हमें कभी भी बुद्ध के बारे में सीरियल्स नहीं बताए गए। हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी महाभारत और रामायण ठुस के भरा पड़ा हुआ है, लेकिन बुद्ध की सीरियल्स, बुद्ध के विचार अभी तक के नहीं बने थे। तो इसमें हम सबका, उस समय की गवर्नमेंट का भी और हम लोगों का भी इसमें दोष मैं मानूंगा।
महत्वपूर्ण सवाल वो मेरे को नहीं मिला। कि उनमें अभी तक के बुद्ध का जो धम्म है वो आत्मसात उन्होंने नहीं किए, और बुद्ध की जो शिक्षा है वो आपको उस दिन पर्टिकुलर उस दिन आपको वो नाच गाने के तौर पे नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, शिलों का प्रैक्टिस करना पड़ता है, उस समय आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिस भगवान बुद्ध ने ये करने के लिए बोला है। तो जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, श्रीलंका में इसको पोया डे बोला जाता है, तो उस समय उनको वेकेशंस दिया जाता है। उस समय उन लोग सारे जो लोग रहे, इवन मंत्रालय भी, प्रेसिडेंट हाउस भी और मिनिस्टर्स भी, सारे दिन वो अष्टशिलों का पालन करते हैं और भिक्षु को बुला के उनसे सद्धम्मो वो सुनते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिसेस बोला गया है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक सुतवा और एक रहते हैं असुतवा। सुतवा वो जिसने सुना उससे हम एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उस मार्ग पे चलेगा, और असुतवा मतलब वो जिसने नहीं सुना आप उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि उस मार्ग पे चलेगा। तो असुतवा वाले जो लोग हैं सबसे ज्यादा है बुद्धिज्म के लिए, सबसे ज्यादा है। अगर आप पूछेंगे जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं कि आप बुद्धिस्ट है क्या, तो वो बोलेंगे हाँ हम बुद्धिस्ट है। और आप उनको फिलॉसफी पूछेंगे तो फिलॉसफी के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो ये फर्क है। और इसका पूरा दोष जो हमारे तथाकथित जो लीडर्स है उनको पूरा उसका दोष जाता है। उसका पूरा दोष दीक्षा भूमि को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रचार की यंत्रणा नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये उनका काम था। ये मैं तो यंग हूँ, लेकिन मैं जब अपना पुराना इतिहास देखता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने बुद्धिज्म के लिए क्या किए, 1956 के बाद में कुछ नहीं किए। लेकिन अगर आप सम्राट अशोक का इतिहास देखें तो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किए है। उस समय तो यंत्रणा भी नहीं थी, ना फ्लाइट्स था, ना ट्रेन था, ना बस था, लेकिन फिर भी हो गए। लेकिन आज हमारे पास हर चीज रहने के बावजूद हमारा जो अम्बेडकर बुद्धिज्म है उसका इंटरनेशनल बुद्धिज्म के ऊपर 50% का 0.1% भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसका पूरा दोष समाज के जो लीडर्स है और जो समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर ही जाता है।